हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांजलि शुक्ला आप लोग के सामने हिंदी का मेन जड़ हिंदी भाषा और उसके स्वरूप और क्षेत्र और महत्व के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ, जो कि हमारे व्याकरण का मेन जड़ है। अगर हमारा जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो हम आगे कुछ भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं कि कोई अगर हम लोग घर बनाते हैं तो उस घर का नींव अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आगे जा कर के वो उस पर हम बहुत सारा फ्लोर बनाएंगे तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसलिए हम व्याकरण के मेन पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन हेडिंग है हिंदी भाषा, स्वरूप, उसके क्षेत्र एवं महत्व। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्याकरण में सबसे पहले हिंदी का उद्भव हुआ था। यानी कि जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारा भाषा आता है। कोई बच्चा अगर जन्म लिया तो सबसे पहले अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकालता है। तो उसी भाषा के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये व्याकरण का मेन जड़ भाषा क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इसको हमें समझना है कि आखिर में ये भाव और विचार क्या होता है और आदान प्रदान क्या होता है। तो भाव उसको कहते हैं एक्सप्रेशन, जो कि हमारे फेस पे दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें चोट लग गया तो वो हमें थोड़ा दर्द होगा तो हमारा मुंह का अजीब सा फेस बन जाएगा, अजीब हमको लगेगा, तो वो हमारे फेस पे दिखेगा, वो हमारा भाव हो गया। और विचार होता है जो जिसको हम लोग थॉट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें दोनों में क्या अंतर है कि भाव जो है वो हमारे फेस पे दिखते हैं और विचार जो है वो उसको कोई पढ़ नहीं सकता। विचार जब तक कि वो हमारे मन में होता है, जब तक हम उसे किसी के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो नहीं आएगा। ठीक है, तो भाव और विचार तो हम लोग समझ गए। अब अगला है आदान और प्रदान। तो आदान का मतलब होता है लेना और प्रदान का मतलब होता है देना। तो भाषा का परिभाषा हुआ कि भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, माध्यम का मतलब क्या हो गया, माध्यम का मतलब होता है साधन। ठीक है, जैसे अगर हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, अगर आने जाने का हुआ तो हम उस साधन में किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा माध्यम है वो हम अपनी बातों के द्वारा एक दूसरे को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आई बात कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि आखिर में जब ये पिता तो इनके कितने पुत्र। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी सुनते हैं एक और भाषा जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो होता है वो उसको हम लोग भाषा में नहीं रखे हैं, वो कभी कभी नोट्स अपवाद में आता है, कभी कभी हमें उस भाषा का यूज़ करते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा जो हमारा है, इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, ये भी भाषा ही है, भाषा के प्रकार ही है, लेकिन हम लोग इसको भाषा में नहीं रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। इसलिए क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कभी कभार करते हैं, और जिस चीज़ का यूज़ हम लोग कभी कभार करते हैं उसको हम लोग रेगुलर लाइफ में नहीं रख सकते। तो इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जैसे कहाँ करते हैं, कहीं भीड़ भाड़ एरिया में। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ता में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे अगर भीड़ है तो अगर हमें वहाँ पे किसी को बुलाना है तो हम इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से उसको बुला सकते हैं। जैसे अगर वहाँ पे हम लोग मौखिक भाषा का यूज़ करेंगे, बुलाएंगे उसको, ये यहाँ सुनो, तो उसको सुनाई नहीं देगा। और अगर वहाँ पे हम लोग लिखित भाषा का यूज़ करेंगे, लिख के उसको दिखाएंगे तो भी उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए वहाँ पे हम उसको इशारे से बुलाते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कभी कभार करते हैं भीड़ भाड़ एरिया में। दूसरा, हम लोग इसका कहाँ यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट बोल नहीं सकते, जैसे उनको उनकी बोलने की क्षमता नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम लोग इशारों से उनसे बात करेंगे। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको अगर हम लोग लिखित भाषा का यूज़ से उनको बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग उनको इशारे से बोलेंगे। जैसे कुछ खाना खाना है तो इस तरीके से इशारा करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमें खाना खाना है। अगर बैठने के लिए बोलेंगे तो उसको ऐसे करे इशारा करेंगे तो वो बैठ जाएंगे। इसलिए हम लोग सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं रखेंगे। अब आया मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं। अब तो ये प्रकार हम लोग पता हो गया कि ये फर्स्ट है मौखिक और दूसरा है लिखित।
तो हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर में मौखिक भाषा क्या है। इसको हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। ओरल लैंग्वेज क्या होता है? अब पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे। मौखिक भाषा वो होता है जिसको हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग बोल करके किसी दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा हुआ। और सबसे पहले मौखिक भाषा ही आया क्योंकि हम लोग सबसे पहले बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मौखिक का डिफिनेशन हुआ कि जिस भाषा को हम लोग मुंह से बोल करके एक दूसरे को बताते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा वो भाषा है जिसे हम लिख करके बताते हैं, यानी कि लिख करके किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि मौखिक और लिखित का डिफिनेशन तो पता चल गया, लेकिन ये आखिर में है क्या? तो मौखिक भाषा का यूज़ हम लोग नॉर्मल करते हैं, अगर हम पढ़े भी ना हो तो भी हम लोग इस भाषा का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते लिखित भाषा का यूज़ वही इंसान कर सकता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उसे ही बस वो लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा का क्या डेफिनेशन होता है, तो उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी हिंदी भाषा स्वरूप तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग भाषा और व्याकरण का महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जानना है कि भाषा तो हम लोग पढ़ लिए, अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि आखिर में व्याकरण का क्या महत्व होता है। सबसे पहले तो हम लोग व्याकरण में हमको जानकारी हुआ कि भाषा का उद्भव हुआ, तो भाषा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार होते हैं, भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि भाषा आखिर में आया कहाँ से है, तो उसके लिए हमको व्याकरण भी जानना जरूरी है। तो व्याकरण का सबसे ज़्यादा योगदान है भाषा में, यानी कि जब जब व्याकरण ही नहीं होगा तो भाषा आएगा कहाँ से, यानी जब माँ नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर में व्याकरण क्या होता है, व्याकरण और भाषा क्या है दोनों। इससे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ लिए, अभी हम बोल रहे हैं कि व्याकरण में ही भाषा आता है, तो सबसे पहले हम लोग भाषा पढ़ लिए, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। भाषा और व्याकरण में माँ और बेटे जैसा संबंध है। जैसे एक माँ और बेटे का संबंध होता है बहुत प्योर, बिल्कुल अच्छा वाला, उसी तरीके से भाषा और व्याकरण का संबंध होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी भाषा का प्रादुर्भाव पहले होता है। प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है? जो कि सामने लाते हैं, हम लोग बोलते विचारते हैं, उसको समझते हैं, जो हम लोग पहले बोलते हैं। अब बताओ, जैसे हम लोग मान लिए कि यहाँ पे व्याकरण है, तो अगर बच्चा छोटा है तो वो पहले व्याकरण थोड़ी ना पढ़ेगा, पहले तो वो अपने भाषा का यूज़ करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी भाषा का प्रादुर्भाव पहले होता है, लेकिन भाषा पहले आता है। व्याकरण उस व्याकरण के थ्रू आता है, लेकिन पहले भाषा आता है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। यानी भाषा जब आए तब तो व्याकरण उसके पीछे चलेगा, उसका यूज़ होगा तब तो चलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, शास्त्र का मतलब जो हो जिससे हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वो शास्त्र नहीं, ये हमारी पढ़ाई का शास्त्र हो गया। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है? व्याकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ नहीं समझ में आया तो इसका एक और डिफिनेशन हम बता रहे हैं आपको कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना जानते हैं। जैसे अगर हम लोग भाषा, तो मान लीजिए स्टार्टिंग से हम लोग जानते हैं, बोलते हैं, वो हमारा भाषा होता है। हम लोग जो अपनी बातों को एक दूसरे से रखते हैं वो हमारा भाषा हो गया। लेकिन यहाँ पे शुद्ध शुद्ध क्यों? जब तक हम लोग व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ हम अपनी भाषा को शुद्ध पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो भाषा को समझ ली, अब व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान। पढ़ा लिखा इंसान अगर हमसे कुछ बात करेगा, खड़ी बोली में भी बात करेगा, तो उसका बात और एक अनपढ़ का बात में बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए व्याकरण का जानना भी बहुत ज़रूरी है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ व्याकरण का डेफिनेशन समझ लिए कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे से जो भी बात करते हैं, दूसरे को जो भी समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब इसके थ्रू होता है। यानी हिंदी का मेन जड़ है व्याकरण और भाषा, ठीक है। तो हम लोग सुविधा की दृष्टि से हिंदी भाषा व्याकरण को
भागों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए व्याकरण हिंदी भाषा का व्याकरण जो है उसको 5 भागों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग उसको बाँट-बाँट के पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा और हमें ज़्यादा बोरिंग भी फ़ील नहीं होगा। अगर हम लोग एक ही में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा-सा हौच-पौच हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसका जो भाग है वो क्या है? पहला है वर्ण विचार। वर्ण, जब हम इसके आगे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण, वर्णमाला पढ़ेंगे, उसी में ये आता है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। इसके आगे, भाषा के आगे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भाग है वो है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। जब वर्ण विचार आएगा तभी तो उससे शब्द बनेगा। जब हम लोग क, ख, ग, घ जानेंगे, अ, आ, ई जानेंगे तभी तो उससे कुछ अक्षर बना पाएंगे और शब्द बना पाएंगे। जब तक वर्ण को नहीं जानेंगे तब तक शब्द का बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले हम लोग वर्ण विचार जानेंगे कि आखिर में वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण में क्या होता है, कैसे होता है, वर्ण को पढ़ने से हम लोग क्या क्या जानेंगे। और जब वर्ण पढ़ लेंगे तो हमें शब्द अपने आप ऑलरेडी समझ में आने लगेगा। तो हम उसके बाद फिर पढ़ेंगे शब्द विचार, जिसमें हम लोग शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द का रूप क्या होता है, शब्द का महत्व क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। अगला है शब्द के बाद हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। इससे हमको जानना है कि पहले वर्ण फिर शब्द। जब हम लोग वर्ण पढ़ेंगे उसके बाद हमारा शब्द आएगा और शब्द से तब हमारा वाक्य बनेगा।